नमस्कार दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज का हमारा टॉपिक है क्लास सिक्स का चैप्टर नंबर 1। जो है इसका टाइटल है अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। सो डाइवर्सिटी, अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी जानने से पहले हम लोग एक बार देख लेते हैं कि इसका डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है। और डाइवर्सिटी वर्ड किसने स्टार्ट किया था। डाइवर्सिटी का मतलब है, इसका मतलब है हिंदी में विविधता में एकता। इसके विविधता में एकता सबसे पहले हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने दिया था, जिनका नाम था जवाहरलाल नेहरू। नेहरू जी ने ये वर्ड क्यों इस्तेमाल किया था? क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे लोग अलग अलग रिलीजन के रहते हैं, अलग अलग कल्चर के रहते हैं, अलग अलग खाना खाते हैं, अलग अलग शादियां करते हैं, अलग अलग तरीके से शादियां करते हैं और अलग अलग उनके ट्रेडिशन हैं। तो इसकी वजह से उन्होंने ये वर्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ डाइवर्सिटी या यूनिटी इन डाइवर्सिटी वर्ड दिया था। जब हमारे यहाँ पे अंग्रेज आए थे तो उन्हें लगता था कि भारत जैसे विविधतापूर्ण देश पर शासन करना आसान होगा और इसलिए उन्होंने फूट डालो और राज करो की नीति भी अपनाई थी। लेकिन भारत के अधिकांश लोगों ने अपने धार्मिक और सांस्कृतिक मतभेद को भुलाकर अंग्रेजों से लोहा लिया था। अनेकता में एकता के कारण ही हम लोग अंग्रेजी राज को यहाँ से उखाड़ फेंकने में सफल हुए थे। अब आप मान लीजिए, यदि इससे पहले जब हमारे स्वतंत्रता की लड़ाई हुई थी तो हर हर तबके के लोग, मतलब कोई हिंदू है, कोई कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, हर एक रिलीजन के लोग हमारे जो फ्रीडम है, स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों का त्याग किए थे। तो इस तरह से, और उस टाइम पे ऐसा कुछ भी नहीं था कि अगर मान लीजिए कोई एक्स आदमी है और वाई आदमी से बात कर रहा है तो वो कभी ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते थे वो लोग कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, या ये सिख है, ये ईसाई है, ऐसा कुछ भी नहीं था। सब लोग भाईचारे के साथ रहते थे। तो इसी इन सब चीज़ों को हम लोग एक बार धीरे धीरे देखते हैं। सो डाइवर्सिटी इन इंडिया। इंडिया इज ए कंट्री ऑफ वास्ट डाइवर्सिटी। भारत विविध डाइवर्सिटी का कंट्री है, जिसमें जैसे हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं और भी बहुत सारे लोग रहते हैं। और उन लोगों के बीच में हमेशा एक यूनिटी बनी रहती है। और अलग अलग रिलीजन के होते हुए भी लोग सबके साथ एक अच्छी तरह से रहते हैं। लोगों के बीच धर्म, भाषा, खान पान आदि के आधार पर होने वाली विभिन्नता को विविधता कहते हैं। ठीक है। मान लीजिए एक आदमी किसी एक धर्म को मानता है तो वह दूसरे आदमी किसी अन्य धर्म को मानता है। इंडिया या हर एक कंट्री में ऐसा ही होता है। अगर एक आदमी है, एक्स आदमी, और वाई आदमी है, ये जरूरी नहीं कि इन दोनों का जो धर्म है या जो क्या बोलते हैं, या एक जो रीजन है, एक ही रीजन से आते हैं, अलग अलग रीजन से आते हैं या अलग अलग रिलीजन को बिलोंग करते हैं। यहाँ पर अलग अलग लोग अलग अलग भाषाएं भी बोलते हैं। एक ही भाषा बोलने वाले लोगों में भी भिन्नता होती है। जैसे एक यूपी का आदमी है मान लीजिए, और वो हिंदी बोलता है, और वही दूसरा आदमी मध्य प्रदेश में जाता है, दूसरा एक मध्य प्रदेश का आदमी है, वो भी हिंदी बोलता है, बट जो यूपी का आदमी है हिंदी बोलता है और जो एमपी का आदमी है हिंदी बोलता है। इन दोनों के जो हिंदी बोलने के उच्चारण में बहुत सारी विशेषता या डिफरेंसेस होते हैं। और हम लोग यहाँ पे
अलग अलग तरह के फेस्टिवल भी मनाते हैं और हम लोग बहुत सारे अलग अलग तरीके के खाना भी खाते हैं। जैसे आप मान लीजिए नॉर्थ इंडिया में अगर आप कंसिडर करते हैं तो वहाँ पर रोटी और सब्जी लोग खाते हैं। अगर वही आप साउथ इंडिया में चले जाएं तो साउथ इंडिया में लोग इडली खाते हैं, वहाँ पर डोसा खाते हैं। तो ये खाना भी हमारे यहाँ पे अलग अलग होता है। जिस तरह से जैसे यहाँ पे है, डाइवर्सिटी इज रियलिटी क्रेडिटेड बाय इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप ऑफ ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ डेमोग्राफिक एंड फिलोसॉफिकल डिफरेंसेस। जैसे ये जो हमारे जो डिफरेंसेस हैं, जैसे एक रीजन में अलग लोग खाना खाते हैं और दूसरे रीजन में अलग खाना खाते हैं, ये हमारा क्यों है? ये हमारा ज्योग्राफी की वजह से है। और यहाँ पे एक और चीज़ देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर ये जरूरी नहीं कि अलग अलग रिलीजन के लोग या अलग अलग रीजन के लोग एक ही खाना खाते हैं। इसमें से कुछ वेजिटेरियन भी हो सकते हैं, कुछ नॉन वेजिटेरियन भी हो सकते हैं, कुछ एकदम मतलब दोनों खाते होंगे, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। जिस तरह से गुजरात के लोग, अगर आप गुजरात जाते हैं तो वहाँ पर ज़्यादातर या मोस्टली लोग वहाँ पर शाकाहारी मिलेंगे, मांसाहारी बहुत कम मिलते हैं। जिस तरह अगर आप वेस्ट बंगाल में चले जाएं तो वेस्ट बंगाल में लोग क्या खाना पसंद करेंगे? वहाँ पे लोग फिश और राइस खाना पसंद करते हैं। सो यहाँ पर अलग अलग लोकेशन या अलग अलग जो जोग्राफिकल रीजन्स हैं उनके ऊपर भी हमारे खाने पीने का प्रभाव होता है। अब हम लोग एक बार देख लेते हैं जो डाइवर्सिटी है उसका हमें क्या फ़ायदा होता है। जैसे अलग अलग लोगों से हम लोग मिलते हैं तो उनके रिलीजन के बारे में मालूम पड़ता है हमें, वो लोग कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, उनका कल्चर क्या है, वो शादियाँ कैसे करते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें के बारे में हमें पता चलता है। जो डाइवर्सिटी है उससे हमारे जीवन में एक रंग लाती है। हम संस्कृति के विभिन्न पहलुओं और प्रकारों का सम्मान करना सीखते हैं। विविधता के कारण हम अलग अलग दृष्टिकोण से सीखना और सोचना शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए एक रीजन का आदमी है, वो अपनी जो सोच है, जो थिंकिंग है, वो डाइवर्स डायरेक्शंस में लेके जाता है, तो उसके जो दिमाग है हर एक डायरेक्शन में चलता है। और अगर एक दूसरा आदमी है, बस वो उसकी जो थिंकिंग है एक नैरो माइंडेड है। अगर ये इसके साथ रहेगा तो धीरे धीरे ये जो क्वालिटी है, ये जो ब्रॉड माइंडेड वाला पर्सन है, जो ब्रॉड थिंकिंग वाला है, वो धीरे धीरे, तब तो क्वालिटी नहीं आ पाएंगी बट थोड़ी थोड़ी क्वालिटी आ सकती है उसके अंदर भी। इसके वजह से जब अलग अलग हम लोगों से जब मिलते हैं, जो हमारी लाइफ बोरिंग हो जाती है, तो उसमें एक अलग ही रंग मिलता है या एक हमें अलग ही चीज़ें सीखने का इंटरेस्ट मिलता है। अब हाउ डू वी एक्सप्लेन डाइवर्सिटी? जैसे यहाँ पे ड्यूरिंग एंशिएंट टाइम मैन वाज नोमैड, लेटर ही स्टार्टेड लीड ए सोशल लाइफ विच लेड टू द इमरजेंस ऑफ डाइवर्सिटी। जैसे वहाँ पहले जो हमारे पूर्वज थे वो एक घुमंतु लाइफ जीते थे, मतलब आज यहाँ हैं, कल वहाँ चले जाएंगे, परसों यहाँ पे चले जाते थे। तो इस तरह से लोग इधर उधर घूमते रहते थे। फिर धीरे धीरे वो लोग समूह में रहना स्टार्ट किए, फिर उसमें थोड़ी सी डेवलपमेंट हुई, उसके बाद फिर से वो लोग एक जगह पर बहुत सारे लोग रहना स्टार्ट किए, फिर उनमें एक अलग कल्चर इमर्ज हुआ। तो इस तरह से धीरे धीरे लोगों में जो एक डाइवर्सिटी आई। ह्यूमन बीइंग और सोशल एनिमल्स, ये ह्यूमन बीइंग है जो एक सोशल एनिमल है, ये हमेशा ग्रुप में रहना पसंद करता है। एंड thus कैन नॉट फुलफिल ऑल देयर नीड्स देयर ओन। अगर यहाँ पर एक घर है और इस तरह आजू अगल बगल में कोई घर नहीं है, तो क्या आप मान सकते हैं कि इनकी जो दिनचर्या की चीज़ें हैं वो अकेले ये एक लोग पूरा कर सकते हैं?
आंसर है नहीं। सो ये जो है इसको बात करने के लिए किसी की ज़रूरत पड़ेगी, किसी भी अड़ोस जैसे अगल बगल वालों की ज़रूरत पड़ेगी, उनके साथ जो हम इनके त्यौहार हैं, त्यौहार में शामिल होने के लिए भी लोगों को ज़रूरत पड़ेगी। सो ऐसा नहीं है कि एक ही इंसान इस पृथ्वी पर अपनी जो पूरी फुलफिलमेंट है या नीड्स है उसको फुलफिल कर सकता है। तो ये जो इंसान है एक सोशल एनिमल है, ये हमेशा ग्रुप में रहना पसंद करता है। अब यहाँ पे जैसे देखिए, दे डिपेंड ऑन ईच अदर एंड ऑल्सो ऑन देयर सोशल ग्रुप टू फुलफिल देयर नीड्स। विद इन वेरियस सोशल ग्रुप्स humans different activities are performed depending on culture, skill, geographical location, interest and understanding. Historical and geographical factors also influence the diversity of a region. जो हिस्टोरिकल और जोग्राफिकल रीजन्स हैं तो ये जो डाइवर्सिटी है उसको इन्फ्लुएंस करती हैं। तब यहाँ पर हम लोग देखते हैं हिस्टोरिकल एंड जोग्राफिकल फैक्टर्स कैसे इफेक्ट करती हैं। अब जैसे मान लीजिए ये जैसे इस बुक में जो लद्दाख के बारे में दिया है उसके बारे में हम लोग देखते हैं कि लद्दाख में लोग कैसे रहते हैं, वहाँ पर क्या खाते हैं, क्या पीते हैं और कैसे रहते हैं, उनकी दिनचर्या कैसे चलती है। ये देखिए ये जो पासेस हैं ये लद्दाख में ऐसे बहुत सारे जो माउंटेन्स हैं वहाँ पर हैं। यहाँ पर भी ये देखिए बहुत सारे यहाँ पर पासेस, यहाँ पर ठंडी बहुत लगती है तो इसको हम लोग कोल्ड डेजर्ट कहते हैं। तो कोल्ड डेजर्ट इंडिया में दो टाइप के डेजर्ट हैं, एक कोल्ड डेजर्ट है और एक हॉट डेजर्ट है। तो हॉट डेजर्ट कहाँ पे है, ये राजस्थान में है। और कोल्ड डेजर्ट कहाँ पे है, ये जो जम्मू वाले रीजन, जो जम्मू कश्मीर के रीजन है जैसे लेह लद्दाख हो गया, फिर और भी वहाँ पे अलग बहुत सारे रीजन्स हैं तो उसको हम लोग कोल्ड डेजर्ट कहते हैं। अब ऐसा नहीं है कि कोल्ड डेजर्ट इतना ठंडा क्यों है कि वहाँ पर रेफ्रिजरेटर तो है नहीं कि ये ठंडा होता है, बट ये हिमालय के नज़दीक है या और यहाँ पर हमेशा बर्फ़ पड़ती रहती है, इसकी वजह से यहाँ पर ठंडी पड़ती रहती है हमेशा। लद्दाख ठंड का मरुस्थल है जो कश्मीर के पूर्वी भाग में स्थित है। यहाँ पर साल के अधिकांश दिनों में बर्फ छाई रहती है। ठीक है, यहाँ पर खेती होती कोई होती नहीं है क्योंकि अब यहाँ पर आप बर्फ़ में कौन सी खेती करोगे, कोई खेती होती ही नहीं है क्योंकि वहाँ पर हमेशा बर्फ़ ही ढकी रहती है और कोई खेती होने के लिए वहाँ पर हमेशा मतलब धूप तो चाहिए ही प्लस एक उपजाऊ ज़मीन भी चाहिए, बट ऐसा नहीं है यहाँ पर जम्मू में। लोगों का मुख्य जो पेशा है वहाँ पर जो लोगों का ऑक्यूपेशन है यहाँ पर भेड़ पालना, बकरियाँ और याक पालना। इन जानवरों के दूध और मांस से ये लोग अपना काम चलाते हैं। जैसे अब यहाँ पर ज़्यादा अभी पहले तो यहाँ पर कोई ऑक्यूपेशन नहीं था, बट अभी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो इनिशिएटिव लिया है उसके साथ साथ लोगों की थोड़ी थोड़ी जो ज़िंदगी है वो पटरी पाई है। बट इससे उसके पहले यहाँ के लोग जो इनके पास जानवर रहते थे, जानवरों से दूध निकालते थे और जो यहाँ पर जो बकरियों और भेड़ों का जो ऊन जिसको बोलते हैं उसको निकाल के बड़ी बड़ी चादरें बनाते थे और उसको बाज़ारों में बेचते थे। यहाँ की जो पश्मीना भेड़ है उसकी जो चादर है वो बहुत फेमस है। लद्दाख के लोग पश्मीना शॉल बनाते थे और उन्हें कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते थे। बट जबकि ये इन जो शॉल बेचते थे उससे ज़्यादा फायदा नहीं होता था, बट हाँ उनका जो दिनचर्या है या जो उनकी ज़रूरत की चीज़ें हैं उनसे उनकी चीज़ें पूरी हो जाती थी। प्राचीन काल से लद्दाख महत्वपूर्ण मार्ग रहा है, इसलिए दुनिया के अलग अलग कोने से यात्री यहाँ आते थे लद्दाख में। जो लद्दाख में यहाँ पे एक मोनेस्ट्री है और जो यहाँ पे एक बुद्धिज़्म भी है, इसके वजह से यहाँ पे लोग आते थे जो बुद्धिज़्म फॉलो करते थे या और भी लोग यहाँ पे घूमने फिरने के लिए लोग आते थे। जैसे यहाँ पर बताया कि दुनिया के अलग अलग लोग आते थे तो वहाँ के लद्दाख के लोगों का
यहाँ के लोगों से संपर्क हुआ, इसलिए इस क्षेत्र में इस्लाम धर्म सैकड़ों साल पहले आया था। इस्लाम और बुद्धिज्म है यहाँ पर बहुत पहले ही आ चुका था। आज भी इसी क्षेत्र में मुसलमानों की एक अच्छी खासी आबादी है। लद्दाख में जो है हिंदू भी रहते हैं, बट हिंदू और मुस्लिम वहाँ पर हमेशा एक भाईचारे के साथ रहते हैं, कभी वहाँ पर कोई झगड़ा नहीं करते, कुछ नहीं करते। और इस रीजन में बुद्धिज्म भी है। तो वी कैन अंडरस्टैंड दिस डाइवर्सिटी बेटर थ्रू द केस स्टडी ऑफ लद्दाख एंड केरला। अब हम आगे देखेंगे, अभी तो लद्दाख के बारे में मैंने आपको बताया, अब हम लोग केरला के बारे में भी देखेंगे कि केरला के लोगों का क्या ऑक्यूपेशन है, कैसे खाना खाते हैं, क्या क्या करते हैं। सो एक बार हम लोग देखते हैं। ईस्टर्न पार्ट है जम्मू एंड कश्मीर में, वहाँ पर लद्दाख है। A very little agriculture is possible here since this region is covered in snow for large part of the year. So people here keep sheep and goats. अब हम लोग केरला के बारे में देखते हैं। केरला कहाँ पे है? भारत के दक्षिण छोर पर केरल स्थित है। प्राचीन काल से ही केरल एक व्यापार का प्रमुख केंद्र रहा है। अब जैसे आप मान लीजिए कि जब एंशियंट हिस्ट्री थी तो यहाँ पर केरल में भी जो फर्स्ट ट्रैवलर आया था तो लोग केरल के रास्ते ही इंडिया में आए थे, और यहाँ पर इनका एक प्रमुख व्यापार का केंद्र भी रहा है केरल प्राचीन काल में। यहाँ से लोग मसाले का व्यापार करते थे केरल से। यहाँ पर केरल में ही कम से कम 2000 साल पहले यहाँ पर ईसाई धर्म आया था। ठीक है। इसी प्रकार अरब के व्यापारी के कारण यहाँ इस्लाम धर्म आया। यूरोप और भारत के समुद्री मार्ग ढूंढने वाला पहला व्यक्ति भी पुर्तगाली था, जिसका नाम क्या था? वास्को डी गामा था। वो केरल के रास्ते ही आया था। उसका जहाज केरल में आया था और इस तरह से केरला पुराने जमाने से भी फेमस रहता चला आया है। जैसे ही वास्को डी गामा आया और भी लोग आए थे उसके साथ, और वहाँ पर लोगों ने अपनी फैक्ट्री बनाई थी। जैसे यहाँ पर पहले हम लोग ये देख लेते हैं कौन केरला में आया था। जैसे पोर्चुगीज था, पोर्चुगीज नेविगेटर था वास्को डी गामा, तो यहाँ पर आया। फिर यहाँ का जो राजा था, राजा से उसने व्यापार करने की परमिशन मांगी, उसने परमिशन दे दिया और वहाँ पर व्यापार करने लगा। और व्यापार करते करते इतना उसके पास धन हो गया कि वो अपना धन इकट्ठा करके चला गया, और वो इंडिया में 3 बार आया था वास्को डी गामा। तो यहाँ पर लोग पोर्चुगीज भी आते रहे, इंग्लिश आए, डच आए, फ्रेंच आए, और भी लोग आए। तो इसलिए यहाँ पर अलग अलग धर्मों के मानने वाले बहुत से लोग हो गए। जैसे यहाँ पर यहूदी, ईसाई, इस्लाम, हिंदू, बौद्ध के लोग भी बहुत लोग रहने लगे। केरल एक तटीय इलाकों में जो मछली और जाल इस्तेमाल होता है, यह चीन के जाल जैसा दिखता है। इसे केरल और चीन वाला कहते हैं। तलने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले एक बर्तन का नाम चीना चट्टी भी है। इन चीजों से पता चलता है कि केरल और चीन के बीच बहुत पुराने सालों से संबंध था। इट इज सराउंडेड बाई सी ऑन वन साइड एंड हिल ऑन अदर साइड। यहाँ पर लोग अपनी जो छुट्टियां मनाने जाते हैं वहाँ पे बहुत इंजॉय करते हैं। ए नंबर ऑफ स्पीसीज लाइक पेपर, क्लोव्स एंड कार्डमन्स आर ग्रोन ऑन दिस हिल।
जैसे आपको पता है कि जो कार्डमन सील है वो केरला में ही है। Jewish and Arab traders were the first to came here. So people in Kerala practice different religions such as Islam, Christianity, Hinduism and Buddhism. The fertile land and climate are suited to growing rice. अब केरला और लद्दाख में एक बार हम लोग देख लेते हैं एक कंपैरेटिव स्टडी करके क्या है। केरला एंड लद्दाख आर क्वाइट डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ देयर जोग्राफिकल फीचर्स। केरला और लद्दाख जो जोग्राफिकल फीचर्स है वो दोनों में अलग अलग है। एक साउथ में है और एक ईस्ट में है। यहाँ की जो क्लाइमेट है और यहाँ की क्लाइमेट में बहुत डिफरेंसेस हैं। यहाँ पर हमेशा स्नोफॉल होते रहता है, यहाँ पर हमेशा बारिश होती रहती है और यहाँ पर खेती नहीं हो पाती है, जबकि यहाँ पर हमेशा खेती होती रहती है। और यहाँ पे लोगों का जो ऑक्यूपेशन है मोस्टली जो भेड़ पालना है और जो वहाँ पर बकरी है वो भी पालते हैं और वहाँ पे याक पालते हैं। बट जो केरला है, केरल में लोग फार्मिंग भी करते हैं और उनके अलग अलग ऑक्यूपेशन भी हैं। द हिस्ट्री ऑफ बोथ रीजन्स हैज सिमिलर कल्चरल इन्फ्लुएंसेस। जैसे केरला में भी कुछ फॉरेन ट्रेडर्स आए थे और लद्दाख में भी कुछ फॉरेन ट्रेडर्स आए थे, तो इसलिए इन दोनों का जो कल्चरल इन्फ्लुएंस है सिमिलर है। जैसे यहाँ पे बताया मैं आपको कि बोथ रीजन्स वर इन्फ्लुएंस्ड बाय चाइनीज एंड अरब ट्रेडर्स। तो यहाँ पर बुद्धिज्म भी आया, यहाँ पर भी बुद्धिज्म आया था और यहाँ पर ट्रेडर्स भी आए और यहाँ पर भी ट्रेडर्स आए थे। सो इस तरह से दोनों में एक सिमिलरिटी है। इट वॉज द ज्योग्राफी ऑफ केरला विच अलाउड फॉर द कल्टिवेशन ऑफ स्पीसीज एंड द स्पेशल ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ लद्दाख एंड इट्स वूल दैट ड्रीव ट्रेडर्स इन दिस रीजन। मतलब जैसे केरला में यहाँ पर मसाले का व्यापार होता था और लद्दाख में यहाँ पर जो ऊन है, पश्मीना ऊन की जो चादर है, उसकी वजह से जो ट्रेडर्स थे केरला अपना लद्दाख में, लद्दाख का जो रीजन है उनका जो ध्यान है अपनी तरफ आकर्षित किया था। इंडियाज डाइवर्सिटी हैज ऑलवेज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज ए सोर्स ऑफ इट्स स्ट्रेंथ। भारत की जो डाइवर्सिटी है हमेशा एक मजबूती का मिसाल है। When the Britishers ruled India, women and men from different cultural, religious and regional background came together to oppose them. जैसे मान लीजिए जैसे केरला में वैसे जैसे गांधी जी थे, वहाँ पर जब वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किए थे या जो भी मूवमेंट स्टार्ट किए थे, हर एक तबके के लोग उसमें शामिल होते थे और अंग्रेजों को भगाने में सब लोग अपना सहयोग देते थे। उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था कि कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो हमेशा एक कॉमन मोटिव लेके लोग काम करते थे। तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें इसका जो नेक्स्ट चैप्टर है विविधता एवं भेदभाव के बारे में देखेंगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।